चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहम बयान पर, जिस पर उन्होंने आईनी अदालतों के कयाम को जरूरी और मजबूरी करार दिया है। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए न सिर्फ आईनी अदालतों की अहमियत पर जोर दिया है बल्कि माजी का भी जो है वो जिक्र किया है और अदालती निज़ाम की जो माजी में सूरत हाल रही है उसका भी जो है वो जिक्र किया है, जिन्होंने आवाम की को जो है वो इंसाफ से महरूम, और उन्होंने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, 18वीं आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात के तनाजुर में अदलिया की इस्लाहात पर जो है वो रोशनी डाली है। आज हम इसी बयान का तजिया जो है वो करेंगे और देखेंगे कि आईनी अदालतों का क़याम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कितना जो है वो ज़रूरी है और क्या क्या तब्दीलियाँ जो है वो इससे एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस वक्त इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं आपकी? खैरियत से हैं? और ये बताएं सर कि कितनी 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 ज़रूरी है सर, ये मुझे बताइएगा कि आईनी अदालतें कितनी ज़रूरी हो गई हैं? आईनी और गैर आईनी अदालतें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी अदालत होती है जो गैर आईनी होती है। देखिए, आइन जो है वो अपनी जगह होता है और आइन की तशरीह करना, कानून की तशरीह करना अदालत का काम हुआ करता है और इसीलिए अदालत बनाई जाती है। अदालत का काम जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम ये नहीं है कि वो नीचे पता चले कि कत्ल के मुकदमे तलाश कर रही है, कोई और जो चोरी डकैती के जो वारदातें हैं उनके ऊपर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन की तशरीह करना होता है, कानून के अंदर जो लकूने हैं, सुकम मौजूद हैं, उनको बेहतर करना होता है। 8 जजेस की जो है ये मामलात है। अब तीन तरफ एक बात है, एक तशरीह वो है जो अपोजिशन करना चाहती है, एक तशरीह वो है जो हुकूमत करना चाहती है, एक तशरीह वो है जो अदालत कर रही है और एक तशरीह वो है जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। भाई बात यह है कि एक इलेक्शन हुआ, उसके अंदर लोगों की नुमाइंदगी हुई, सब कुछ हुआ और आप जो है वो पहली बात यह है कि क्या ये असेंबली कंप्लीट है? अगर ये कंप्लीट है तो क्या जो केपी के सेनेटर्स हैं उनके बगैर ये असेंबली कंप्लीट हो सकती है? क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी अदम मौजूदगी में क्या ये असेंबली कंप्लीट हो सकती है? तो आइन तो सबसे पहले असेंबली के ऊपर लागू होता है और उसके बाद उसके मामला चलते हैं। देखिए, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि माजी के पन्नों में अगर झांका जाए तो 1997 याद आ जाता है, जब जस्टिस सजाद अली शाह साहब मरहूम जो थे वो मौजूद थे और उस टाइम पे एक महादराई हुई और उस टाइम की हुकूमत के जो लोग थे, आपको पता ही है वो कौन थे, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला कर दिया। शहबाज उर्फ गोशी साहब जो थे वो वहां चढ़ दौड़े और दीगर लोगों ने वहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या किया वो एक भयानक तारीख की दास्तान है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक दफा फिर जो है वो महादाराई की बात होती है। लेकिन इस स्ना के अंदर अदालत की जानिब से भी बहुत कुछ मेरे ख्याल में ऐसी चीजें सामने आती हैं जो यकीनन मेरे ख्याल में डिबेटेबल हैं। जैसे गुड टू सी यू कहना, जैसे एक कैदी को जो है वो आप खसूसी मुराद देना, उसको मीडिया के साथ रोजाना इंटरेक्ट की इजाजत देना, उसको जो है वो एक्सरसाइज मशीनों की इजाजत देना, उसके मुतालिक पूछना कि इसको देसी मुर्गे में घी मिल रहा है या अपना देसी घी के अंदर जो है वो देसी मुर्गा तल के मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब ये क्या आम कैदियों के साथ होता है? अच्छा देखिए, अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो के मुताबिक आईनी अदालतों का कयाम में आवाम को जो है वो कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है? क्यों इतना ज़रूरी है कि आवाम को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है सर? देखिए, उनकी मजबूरी भी है और शायद उनके लिए जरूरी भी है। उन्हीं के अल्फाज में उन्होंने ही आज कहा है ना कि ये हमारी जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो जरूरी तो चलो वो बता ही देंगे, मजबूरी भी बता दे तो बेहतर होगा कि उनकी मजबूरी क्या है। अचानक जो देखे ना, जिनके नाना ने एक आइन बनाया और उसके अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा किया, तो आज जो बिलावल भुट्टो हैं वो उस आइन से मुतसादम क्यों जा रहे हैं? ये समझने वाली बात है कि इस आइन के लिए उनके नाना को जो है वो क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, किस मुश्किलात से गुजरना पड़ा। लेकिन आज वही बिलावल आज उस आइन के दरपे क्यों है? तो वो मेरे ख्याल में पहले ये बताएं कि क्या वो आइन जो उनके नाना के जानिब से आया था और उस जमाने में बनाया गया था वो गलत था,
और अगर गलत था तो वो कहाँ कहाँ गलती है, इसलिए वो अपनी मजबूरी भी फिर बता दें ताकि वो मजबूरी भी समझ आ जाए। देखिए मेरा ख्याल है कि ये सारे जो मैं बात कर रहा था कि 1997 की सूरत हाल दोबारा आके खड़ी है, जहां इदारे और जो हमारी हुकूमत है और अदलिया वो आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत साहब, उन्होंने बाकायदा जब चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से उनको चिट्ठी लिखी गई कि आइन के फलाने आर्टिकल के जरिए आप आए और अदालत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फराहम करें, तो उन्होंने फिर वो उठा के कूड़ेदान में उनकी जो अर्जी थी वो फेंक दी थी, या बल्कि डायरेक्टिव कहना चाहिए कि वो डायरेक्टिव जो था वो फेंक दिया गया। तो मकसद यहाँ ये है कि आज भी मुझे ये तसादम बढ़ता नजर आ रहा है। ये मामला क्योंकि हुकूमत किसी सूरत आजम नजीर तारड़ साहब का बयान पढ़ लें, आजम नजीर तारड़ साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, अब इससे सब ये मामला नजर आ रहे हैं कि ये एक तसादम बढ़ेगा। जब तसादम बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यकीनन उसके सर पास तसादुम कैसे हो सकता है सर, क्या 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 वजूहात हो सकती है जिससे तसादुम बढ़ सकता है? भाई तसादम तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म नहीं माना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ सख्त फैसले लेगा। जब सख्त फैसले लेगा तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उन पर अमल दरामद कराने के लिए उसको पुलिस और हुकूमत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पुलिस और हुकूमत उसकी मदद को नहीं आएगी तो फिर क्या हमने यहाँ चीफ जस्टिस साहिबान को बालों से पकड़ के घसीटते हुए नहीं देखा गया? क्या हमने देखा या नहीं देखा मुशर्रफ के दौर के अंदर? तो हमने देखा ना। फिर इसी तरीके से हमने सजाद अली शाह साहब के भी सर बिलावल की जो आज स्पीच है उस पर ये कहा गया है, बिलावल ने जो है वो ये वाजे कहा है कि मेरा पर्सनल मैटर नहीं है, ये अवाम के लिए मैं करने जा रहा हूं। इससे अवाम का क्या फायदा है वो तो बताएं। क्या लोअर कोर्ट्स के मामलात जो हैं क्या वो अवाम से जुड़े हैं या सुप्रीम जो कोर्ट पेंडिंग के केसेस है वो भी मामलात हल हो सकते हैं इसमें या नहीं? नहीं, उसमें लोअर कोर्ट्स के मामलात कोई नहीं हल हो रहे। लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लखूखा मुकदमात, तकरीबन 28 लाख मुकदमात जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका काम जो है सर जो आईनी अदालतों का कयाम से जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो अलग देखे जाएंगे, जो दीगर कोर्ट्स है उस हवाले से अलग जो है वो अदालतें कायम होंगी, तो केस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इससे आसानी हो सकती है। भाई तो भाई मेरे लगता है यही है कि इसके ऊपर एक और अदालत लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक महा सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी जो वो देखेगी, उसके बाद जब उनको वो पसंद नहीं आएगी तो वो एक महा सुप्रीम कोर्ट बनेगी। ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, मान ले मेरी बात। अभी इसके ऊपर जरा थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा। देखें, एक तरफ ऑपोजिशन है जिसको ये ख्याल है कि दिसंबर तक जो है अमेरिका के अंदर इंतखाबात के अंदर कुछ ना कुछ जो है उनके हक में रिजल्ट आएगा, उनकी जो लीडरशिप है वो रिहा हो जाएगी और शायद उनको मुतवक्का कोई चांस मिल जाए आगे आने वाले में 2025 के अंदर। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है जो ये समझ रही है कि यही टाइम फ्रेम है जिसके अंदर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पे न्यूट्रल हो गई है, उनको अपने मामलात हैं देखने वाले, इसलिए वो जो है ये कोशिश करेंगे कि जो भी अमल दरामद कराना है चीजों के ऊपर वो इसी दौर के अंदर करवा लिया जाए, यानी कि नवंबर तक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, आमिर वड़ाई साहब सदर कराची बार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी हम जो है वो तफसील से जो है वो जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्पीच थी उस हवाले से और आईनी अदालतों का क़याम कितना जो है वो ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम आमिर वड़ाई साहब, आप क्योंकि वहाँ पे स्पीच के दौरान मौजूद थे, क्या कहेंगे, क्या आईनी अदालतों का क़याम इतना ज़रूरी हो गया है? देखिए, मेरे ख्याल से हमने यही कहा था कि आईनी अदालत इस वक्त इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एट द मोस्ट करना है तो आप सेपरेट जो है वो बेंचेस बना दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। स्टिल अगर उन्हें लगता है कि हमें आईनी अदालत बनानी है तो उसमें कुछ हमारी रिजर्वेशंस थी जो हमने उनको पुटअप की थी। अच्छा, ये सर ये बताइएगा कि ये जो आईनी अदालतें हैं ये किस तरीके से आवाम को रिलीफ मिल सकता है, किस तरीके से आवाम को रिलीफ इससे आज जो है वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? देखिए, उनका जो कहना था और जो बेसिकली पर्पस है उसमें ये कि जो जनरल केसेस हैं, जैसे जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, टैक्स से रेलेवेंट है, जो आम लिटिगेशन से उनको उससे अलग कर दिया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत पॉलिटिकल मैटर्स हैं या 199 के तहत जो रिट के मामलात हैं वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में चले जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को CHO
जज करार दिया है, तो वो क्या सही है? असल में उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब चौधरी इफ्तिखार ने पहली बार ओथ ली थी तो वो पीएसओ के तहत ली थी, फिर उसके बाद जब पीसीओ के तहत ली थी, और फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम जब उन्होंने ओथ ली थी, मतलब कि जब उन्होंने दूसरे उनकी जगह उनको हटाया गया था और किसी दूसरे जज ने जो ओथ ली थी, तो उनका ये कहना था कि पहली जब चौधरी इफ्तिखार साहब ने ली वो तो सही था, लेकिन जब उनकी जगह किसी दूसरे ने लिया तो वो गलत था। और वकला भी आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम वकला को अगर खड़ा होना था, स्टैंड होना था, तो वो फर्स्ट टाइम खड़े होते जब चौधरी इफ्तिखार साहब ने फर्स्ट टाइम पीसीओ के तहत लिया था। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इसी पे आपका भी मौक़िफ़ जानूंगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज स्पीच के दौरान ये कहा कि इफ्तिखार जो चौधरी साहब हैं ये सीएचओ जज थे, क्या ये वाकई पीसीओ जज थे, क्या ये वाकई ये सही है? नहीं, पीसीओ जज तो बिल्कुल थे ना, दरमियान में उस जमाने में ओथ लिया था, लेकिन फिर बाकी भी तो बहुत सारे जज साहिबान जो इस टाइम पे कई ऐसे जज साहिबान हैं। मैं क्या बोलना चाहूंगा इस बात पे, आप भी जानते हैं। तो फिर जब अभी ये जो भुट्टो केस आया था, तो उसके अंदर जो जज साहिबान थे उनके मुतालिक भी जरा बिलावल साहब कुछ सही कर दें। अच्छा सर, क्या आईनी अदालतें माजी में जो होने वाली अदालतें हैं उससे नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए मौसर साबित हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोगों को तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि आइन की तशरीह करने के लिए मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है उसको, लेकिन इस सारे में क्या होगा, अब मौलाना फजलुर रहमान हैं, दीगर हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें टाइम ले लें, इसके अंदर बात कर लें। अब आपको खुद ही याद है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये हम जो आईनी तरमीम का मसवदा है वो अपना बनाएंगे। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो हम अपना बनाएंगे। अब ये जो दोनों अपना बना लेंगे और हुकूमती मसवदा जो अपना बना हुआ है, वो उन तीनों को क्या, वो आपका क्या ख्याल है, वो तीनों इकट्ठे एक बराबर होंगे? नहीं, उनके अंदर भी कुछ, इस सारे में टाइम गेन करने की बात हो रही है। इस टाइम गेन करते करते जो है वो मेरे ख्याल में फायद ईसा साहब जो है उनकी रिटायरमेंट हो जानी है, और अगर उनकी रिटायरमेंट हो गई तो फिर ये जो बिसात है या अफसर नौ जो है इसका जायजा लेना पड़ेगा। तो ये वो तमाम मुश्किलात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि जब मामलात है वो एक जब सींग फंस जाया करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है वो आपको पता ही है कि वो क्या होता है, वो अच्छा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि मामलात को समझ के तय कर लेना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि वाकई कुछ जो केसेस हैं वो बड़े मसाइल हैं उनके अंदर मेरे ख्याल में अच्छा अब्दुल्ला हमें साहब, दोबारा ये भी मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने ज़ियाउल हक के दौर के अदालती निज़ाम पर जो है वो तनकीद की है, कि आईनी अदालतें ऐसे वाक़यात की रोकथाम है उसको जो है वो कर सकेंगी, इसकी रोकथाम? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, वो अपने दौर की अगर गड़े मुर्दे उठाएंगे तो फिर बात बहुत पीछे चली जाएगी। फिर जो है वो बहुत सारी बातें निकलेंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। फिर वो बांग्लादेश के ऊपर बात जाएगी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पे जाएगी, इधर हम उधर तुम की बात जाएगी। तो उसके ऊपर तो फिर मतलब ये ना खत्म होने वाली डिबेट है। बेहतर ये है कि जो इस टाइम पे मजबूरी है, जो उनकी जो जरूरी है उसके ऊपर वो बात करें, मजबूरी भी बताएं और जरूरी भी बताएं। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन का तरीका बताएं। अगर वो जजों की तादाद बढ़ाएंगे तो जजों की तादाद यकीनन बढ़नी चाहिए, लेकिन उस सब में टाइम लगेगा। जब जजों के टाइम लगेगा तो वो जो 8 जज जिन्होंने फैसला दिया हुआ है उनके फैसले का आप क्या करेंगे, उसको आप देखें। याद रखिए, ये हमारे मौजूद दोस्त बैठे में यहाँ ये जानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जब आ जाते हैं तो ये सब चीफ जस्टिस होते हैं। हाँ, एक जज साहब होते हैं जैसे कि आजकल काजी फायद ईसा साहब है मोहतरम, वो उनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, यानी कि उनको जजेस की कोई गाड़ियां का मसला है या उनके रिहाइश का है या उनकी छुट्टी का है या दीगर मुराद का है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो एक जज साहब करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो उनके चीफ है ना। जब तमाम के तमाम जज साहिबान जो हैं वो बराबर हैं आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, पूछ लें आप इनसे, ये बैठे में, अब उनके फैसलों को, जो आए हुए फैसले हैं, उनको चैलेंज करना आसान नहीं होगा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, इसी टॉपिक को हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो के मुताबिक आईनी अदालतों का जो क़याम है आवाम को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा इससे? बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसमें आपने मुझे भी मौका दिया काफ़ी सारी बातें
शायद इससे पहले भी हो रही होंगी, लेकिन मेरे होते हुए जैसे बात हो रही थी कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, अगर बात पीछे जाएगी तो फिर इधर तुम उधर हम और दीगर और भी ऐसी चीजें। देखिए, मैं थोड़ी सी उसमें ये गुजारिश करूंगा कि ये हम अपना माजी नहीं भूल सकते, माजी को सामने रखकर बात करनी होगी। और अगर किसी को शौक है इधर तुम उधर हमको की तहकीकात करवाने का, तो वो बेशक होनी चाहिए। अगर उनके लिए हमूदुर रहमान रिपोर्ट जो है, कमीशन रिपोर्ट, अगर वो काफी नहीं है तो हम आज भी उस पर तैयार हैं कि उस पर बात यकीनन होनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा सानिया था, उसको हम भूल नहीं सकते। और बिल्कुल उसके जो जिम्मेदारान हैं, अगर आज भी कोई तयन करना चाहे तो वो यकीनन होना चाहिए। जहां तक आईनी अदालतों का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा आज से नहीं है, ये बीबी शहीद का विजन था, ये COD के अंदर था कि हम आईनी अदालतों का क़याम करेंगे। इससे कोई किसी मखसूस शख्स या किसी पॉलिटिकल पार्टी को उससे कोई फायदा नहीं है, उससे पूरी कौम को फायदा है। आज आप देख सकते हैं, फिर लोग कहते हैं कि ये जी अब 60,000 केसेस इन्हें याद आ गए हैं। 60,000 केसेस तो पेंडिंग पड़े ही पड़े हैं। इस मुल्क के एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव को आपके सामने तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया और उसके इंसाफ के लिए, मुकम्मल इंसाफ के लिए हमने अदालत से रजू किया। 45 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिला। बेनज़ीर शहीद के मुकदमात जो हैं वो आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई आदमी उनको हाथ तक किसी ने नहीं लगाया। और एक दफा केस लेफ्ट ओवर हो जाए, पता नहीं कितनी मुद्दत के बाद वो दोबारा उसकी सुनवाई होती है। लोग इतने मुद्दतों से काल कोठरियों में पड़े हैं, उम्र कैद काट रहे हैं, लोग बरी होके सजा पूरी करके घर चले गए हैं, तब उनके मुकदमात, बल्कि कई एग्जीक्यूट हो गए हैं, फांसियों पे झूल गए हैं और बाद में उनके फैसले होते हैं। आईनी अदालत होगी, वो अलहदा होगी, अपना काम करेगी। वहां पे भी कोई फाजिल मोहतरम जज साहब नहीं लगना है, वहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने तो नहीं लग जाना। सर ये हसन मुत्तल साहब, सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने 19वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की धमकी से किसको जो है मुंसलिक किया था, थोड़ा सा बताइएगा ये तफसील से कि क्या किसको जो है वो ये मुंसलिक किया है इस पे। सॉरी, मैं समझा नहीं सर। बिलावल भुट्टो ने 19वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट को धमकी से किसी को मुंसलिक किया था, तो वो किसको मुंसलिक किया था, किसी को ये बता सकते हैं कुछ? मैंने चेयरमैन साहब की वो गुफ्तगू सुनी नहीं है। वो बात तो अब सियासत सबाक के हवाले से ही बंदा बता सकता है। मैं आबिर बड़ाई साहब, आप बताइएगा कि किसको मुंसलिक किया था, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे। लगता है कि सच कोई थ्रेटनिंग था। डेफिनेटली जब बंदा बात करता है तो वो इश्यूज को डिस्कस करता है, फिर ये बैकग्राउंड वो बेहतर बता सकते हैं कि किस बैकग्राउंड में वो कहना चाह रहे थे। और सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो के मुताबिक 1973 के जो आइन की बहाली है जमहूरियत के लिए, क्यों जो है वो ज़रूरी है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़रूरी था ना, हर हाल में कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी था। कॉन्स्टिट्यूशन से सबके राइट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हर चीज़ मुंसलिक है। मुल्क जो स्टेट है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसकी बहाली तो बेहद ज़रूरी थी। और सर ये अमेरिका की अदालतों की निज़ाम के हवाले से एक जो है वो पेश किया गया कि वहाँ पे जो अदालती निज़ाम है उसको भी यहाँ पे निफाज करना ज़रूरी है, इस तरीके के। उन्होंने वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीक़ाकार था उस पर बात कही थी। उनका ये कहना था कि वहाँ पे जब जज अपॉइंट होता है तो उसको बाकायदा पार्लियामेंट अपॉइंट करती है, फिर उसको बड़े थोरोली उसको एग्जामिन करती है कि भाई उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने केसेस कंटेस्ट किए, उन केसेस में उसका रिज़ल्ट क्या रहा है, ओवरऑल उसकी जो रेपुटेशन है वो क्या है। फिर जब उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं उनसे मालूमात हासिल की जाती है, और जब पूरा पार्लियामेंट जो भी लोग हैं वो जब मुतमईन हो जाते हैं उसके बाद वो उसको डिक्लेयर करते हैं जज को। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम है वो अभी तक चल रहा है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सर ये बताइएगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है और इस पर किन रहनुमाओं ने जो है वो दस्तखत किए हैं, क्या इसके बारे में कुछ आपको पता है? देखिए, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो आपको पता है कि बहुत बहुत पहले हुई थी, और उसके अंदर जो है तमाम स्टेक होल्डर्स, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उस वक्त की हुकूमत जो थी, सब लोग जो है वो इकट्ठे होकर बैठे थे, और ये गालिबन जो है
वो रहमान मलिक साहब के घर में लंदन के अंदर जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो बॉन्ड था वो साइन हुआ था। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बुनियादी मकसद यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया जाए। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने बहुत ज्यादा सियासी तनाव देखा और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान में देखा। अब जो क्योंकि एक उनके मध्य मुकाबिल एक बड़ा मुश्किल उनके लिए आ गई है, एक ऐसा शख्सियत उनके सामने आई खड़ी है जो मैं नहीं कहूंगा कि उनके जो अवामिल हैं वो ठीक हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक चैलेंज कर दिया और वो एक तीसरी कुव्वत बन के जो है वो उभर गए हैं। अब ऐसी सूरत के हाल के अंदर जो बाकी तो पार्टियां जो है वो इकट्ठी हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब तो यह है कि तमाम पार्टियों को साथ लेके चला जाए और जमहूरियत की बका के लिए काम किया जाए। लेकिन जो सूरत हाल इस टाइम पे जारी है वो मुझे जमहूरियत को डीरेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जमहूरियत के लिए पनपने की बात नहीं हो रही, क्योंकि आज अगर ये तरामीम और ये चीजें अगर की गई तो फिर नतीजा जो निकलेगा वो मुस्तकबिल में यही फंदा जो है ये हो सकता है कि खुद जो अभी जो लोग इसके चैंपियन बने हुए हैं जो बात कर रहे हैं वो इनके लिए मुसीबत बन जाए। देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आईन पाकिस्तान जो है वो हरफ आखिर है, लेकिन बहरहाल वो बड़ी सोच समझ के किया गया। लेकिन ये जो मौजूदा तरामीम की बात हो रही है इसके अंदर आप मुझे बताएं कि ये कितना इसके ऊपर सोच विचार का प्रोसेस किया गया, कितना असेंबली में बहस किया गया, कितना इसको सेनेट में जो है मौजूद बहस लाए, कितने इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स थे, ओपिनियन मेकर्स थे वो काम किया। देखें, माजी के अंदर 18वीं तरमीम लाई पीपल्स पार्टी लाई ना, और उसके ऊपर कितने उन्होंने मेहनत की और 6 महीने तक तकरीबन उसके ऊपर उन्होंने सोच विचार की, मुख्तलिफ एंगल देखे और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। नतीजा यह हुआ कि वो बहुत ही आसानी से जो है वो तरमीम पास हो गई। हालांकि अब्दुल्ला साहब ये थोड़ा सा कंक्लूजन बताइएगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है क्या ये वाकई जो है वो पास होती हुई नजर आ रही है, और ये कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से कि ये आईनी तरमीम पास हो जाए, क्या नंबर पूरे हैं सर? नहीं, नंबर तो पूरे नहीं है मेरे भाई, अगर नंबर पूरे होते तो उस दिन हो जाता ना सर। दिसंबर में ये कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कि इस नंबर गेम जो है वो पूरा हो जाएगा, और जो शहबाज शरीफ साहब है उनके अमेरिका के वापस आने का इंतजार किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के ही कहने के मुताबिक उस टाइम पे नंबर गेम नहीं पूरा हुआ। क्या कहें ख्वाजा आसिफ, कहें कि हमारी बेइज्जती हो गई है, हम नहीं पूरा करवा सके। फैसल वाडा साहब की बात याद नहीं आपको, उन्होंने निकम्मा और नाअहल नहीं कहा था इनको, मैंने तो नहीं कहा। इसलिए देखें, बात यह है कि इस टाइम पे अगर नंबर गेम पूरी होती हो ना, अगर नंबर गेम, मेरी बात याद रखें, अगर नंबर गेम पूरी होती हो ना तो अगले घंटे हो जाएगा। नंबर गेम नहीं है पूरी, मसला ये है कि नंबर गेम पूरी नहीं है, ऊपर से सोने पे सुहागा जो है वो मखसूस नशिस्तों का आ गया। हसन मुर्तजा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे, नंबर गेम पूरा नहीं है वाकई? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त नंबर पूरे नहीं है, लेकिन ये नंबर पूरे हो सकते हैं ना जी। जब इस पे कंसेंसस होगा तो ऑटोमेटिकली उस पर नंबर बढ़ेंगे। अब ये कहना कि फैसल वाडा ने कह दिया है कि ये निकम्मे और नायल है, फैसल वाडा ने तो अच्छी रिवायात कायम की हैं। फैसल वाडा एक दिन बूट लेके टॉक शो में आ गए थे, वो किसी ने नहीं देखा था, उसको क्या कहा जाए। फैसल वाडा साहब ने जो कुछ 2022 के बाद पार्टी छोड़ने के बाद कहा है, क्या उन सारी चीजों को मनोअन तस्लीम कर लिया जाए? और अगर कर लिया जाए तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या क्या इंकशाफात उन्होंने किए। देखिए, इस तरह ना करें, ये जमहूरियत किसी के खून से, किसी की जान से। हसन मुर्तजा साहब, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद हम जो है वो ये इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे। हम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। थैंक यू सो मच। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और टॉपिक को दोबारा डिस्कस करते हैं।